हेलो, माई सेल्फ निशांत। आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये हमारा रेडिएशन का ही पार्ट चल रहा था। पहले हमने उसमें स्टीफन्स लॉ देखा, किरचॉफ लॉ देखा। आज हम इसमें देखेंगे हमें वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। जैसे आयरन का ये पीस है, ये हो गया या ये हो गया। आयरन का एक पर्टिकुलर कलर होता है, तो यदि मैं इसको गैस के बर्नर पर रख दूं तो गैस के बर्नर पर तो ये रेड हो जाएगा कुछ समय बाद। ठीक, तो कलर बदल गया। रूम टेम्परेचर अलग कलर है, गैस के बर्नर पर अलग तरह का कलर है। अब यहीं पर यदि कोई आपने टीवी पर इसका विजुअल देखा हुआ हो, तो वो फर्नेस जहां पर कि ये आयरन पिघलता है या बनता है, तो वहां पर आपने देखा होगा कई बार ये मॉल्टन स्टेट में येलो ही दिखता है। तो मैं कहने का मतलब ये कि आयरन वही है, मैटर वही है, मटेरियल वही है, पर उसके अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कलर हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, वो हम इस वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में देखेंगे। तो कोई भी मटेरियल हो, अलग अलग टेम्परेचर पर वो अलग अलग रंग एग्जिबिट करता है। तो उसके लिए वीन डिस्प्लेसमेंट, वीन साहब ने ये अपना लॉ दिया है कि द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम एमिशन रेडिएशन, जिसको कि हम लैम्डा मैक्स से दिखा रहे हैं, कलर अल्टीमेटली लैम्डा मैक्स से डिफाइन होता है, is inversely proportional to the absolute temperature of that body। ठीक है जी, यानी कि lambda max is reciprocal to temperature of that body। या फिर टी को इधर ले गए तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो एक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, और कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज 2.89 into 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक, अब इधर देखिए, यहां पर क्या है, ये तीन कर्व दिखाए गए हैं। तो जो पहला कर्व है उसका जो लैम्डा मैक्स है, तो पहला कर्व का जो लैम्डा मैक्स है, क्योंकि ये अब हमने लैम्डा के एक्सेस लिया है और ये हमने इंटेंसिटी या मैक्सिमम एमिशन रेडिएशन की कर्व लिया है। तो वर्टिकल साइड में आपका रेडिएशन इंटेंसिटी है और हॉरिजॉन्टल में आपका वेवलेंथ है। तो ये जो सबसे ऊंचा वाला कर्व दिख रहा है, जिसमें कि वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, I4 इंटेंसिटी की वैल्यू यहां पर आके फॉल हुई। तो ये जो पहला कर्व है उसका टेम्परेचर यहां पर कितना दिखा रहा है, 7500 केल्विन। ओके, नेक्स्ट कर्व देखिए, नेक्स्ट कर्व ये उसके नीचे तरफ दिख रहा होगा। तो इस कर्व का मैक्सिमम वैल्यू आपको यहां मिला है। तो इस इंटेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ आपको यहां मिल रही है इस जगह पर। पिछली बार वेवलेंथ उस जगह पर मिल रही थी। तो इस दूसरे वाले कर्व का टेम्परेचर भी उन्होंने कितना दे रखा है, 5700 केल्विन। तो गौर करिए, इस कर्व को जब खींचा गया तो उस समय मैक्सिमम उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना, 7500, और उस समय पर इस तरह की वेवलेंथ डोमिनेट कर रही है ना, जैसे यहां पर तो ब्रिंजल जैसी दिखा दी। फिर जब सेकंड कर्व की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपकी कौन सी वेवलेंथ डोमिनेट कर रही है, ग्रीन रेंज में आती कर रही है ना। मैं इसको सभी को हटा दे रहा हूं, ये लीजिए, तो आप ज्यादा इसको क्लियरली देख पाएंगे। तो यहां पर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो आपकी इस वायलेट साइड में आके फॉल हो रही है। अगले वाले कर्व में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो ऑलमोस्ट ग्रीन और ब्लू के जंक्शन पे आके फॉल कर रही है, पर टेम्परेचर में बहुत फर्क है। जो सबसे ऊंचा कर्व है उसमें 7500 केल्विन, और जो दूसरा वाला है उसमें कितना है, 5700 केल्विन। फिर 4000 केल्विन पर भी हमने ग्राफ खींचा। तो 4000 केल्विन पर जब ग्राफ खींचा गया है तो उसका कर्व का जो मैक्सिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी है, लैम्डा मैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी है, वो आपकी इस ऑरेंज और रेड के रीजन में जाके मिल रही है। तो बिल्कुल सही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं लैम्डा जो है वो रिड्यूस हो गई, वो देखिए आपके सामने। तो हाई टेम्परेचर था तो लैम्डा देखिए उस तरफ था, टेम्परेचर लो किया यानी 4000 की तरफ गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स भी जो है वो बढ़ गया। टेम्परेचर घटा देने पर वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम रेडिएशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। यही वजह थी, मैंने आपसे बोला था कि आपने कोई लोहे का पीस ले लिया तो रूम टेम्परेचर तो क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, गैस के बर्नर पर रख दिया तो क्या 100 या 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक पे रेड कलर का हो जाएगा। फिर आपने इसको किसी इंडस्ट्रियल फर्नेस में डाल के इसको मेल्ट कर दिया तो मोल्टन स्टेट में क्या हुआ, ये या तो येलो दिखेगा और ऑरेंज भी दिखता है।
तो अलग अलग टेम्परेचर पर इसकी वेवलेंथ अलग अलग होती चली जाती है। तो यही वीन साहब ने लॉ दिया था। अब मान लीजिए दो अलग अलग टेम्परेचर लिए, जैसे अभी भी हमने 7500 और 5700 लिया था, तो रिलेशन ये हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली इनका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही है ना। तो लैम्डा इनटू एम का प्रोडक्ट आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो 1 इसको मान लीजिए इस वाले ग्राफ के लिए, 2 दूसरे वाले ग्राफ के लिए मान लीजिए। तो पहले ग्राफ के लिए लैम्डा m1 यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, और उस कर्व के लिए टेम्परेचर का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस पर अभी अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये आइए इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। ये तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ सन एंड मून इफ द वेवलेंथ ऑफ देयर मैक्सिमम एमिशन रेडिएशंस रेट्स आर 140 एंगस्ट्रॉम एंड 4200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फॉर्मूला तो हमारा छोटा सा ही, लैम्डा m into t into कांस्टेंट, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। तो बस लैम्डा की दो वैल्यू पता है तो टेम्परेचर की दो वैल्यू भी आपको मिल जाएंगी। ये इस तरीके से दो के लिए कंपेयर कर लीजिए, लैम्डा 1 t1 इक्वल टू लैम्डा 2 t2। तो बस यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये 30 वाला रेशियो आपको ये बड़े आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन के बहुत आसानी होगी। और क्वेश्चन लेते हैं। ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन, बट डाटा बदल गया। तो दो वेवलेंथ दे रखी हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको टेम्परेचर का रेशियो मिल जाएगा। अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर, और वहां पर जाने से पहले मैं एक पुराना क्वेश्चन आया हुआ वो मैं आपको बता दूं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस एक्सिस पर तो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू, इस पर तो आप इंटेंसिटी खींच लीजिए, इस पर वेवलेंथ खींच लीजिए। ग्राफ इस तरीके से थे, पहला ग्राफ तो थोड़ा सा ओपन टाइप का छोड़ दिया गया था, दूसरे ग्राफ में जो मैक्सिमा थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, और तीसरे ग्राफ में मैक्सिमा और शिफ्ट कर दिया। तो 3 ग्राफ दिख रहे हैं आपको, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमसे पूछा गया था कि इसमें से कौन तो सन के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनेगा, कौन जो है वो आपका टंगस्टन फिलामेंट होता है ना जो बल्ब में, तो एक बल्ब जल रहा है तो उसके टेम्परेचर जनरली 3833 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 10th क्लास में डाटा दे रखा है। सन का तो है काफी हाई टेम्परेचर होता है, तो सन का टेम्परेचर तो 6000 केल्विन, क्योंकि डिपेंड कर रहा है क्रोमोस्फेयर का ले रहे हैं कि फोटोस्फेयर का ले रहे हैं, तो बड़े रेंज में होता है उसका। और जो तीसरा दे रखा है वो वेल्डिंग आयरन को जोड़ने के लिए अपन वेल्डिंग करते हैं ना, तो ये आयरन को पिघलाने के लिए जनरली वही 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1800 डिग्री डाटा मिल जाएगा इस तरीके से था। तो यूं पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि ये जो कर्व है 1 2 3, इनमें से कौन सन के लिए है, कौन टंगस्टन फिलामेंट के लिए, जलते हुए बल्ब के लिए, और एक वेल्डिंग आर्क के लिए। तो हम अच्छे से जानते हैं क्या रिलेशन देख के आया हम कि भाई लैम्डा m into t इक्वल टू कांस्टेंट। तो जिसकी भी लैम्डा छोटी होगी उसका टेम्परेचर बड़ा होगा। जरा देखिए, लैम्डा मैक्स इसमें तो ये आई, इस वाले में ये आई, और सन वाले में लैम्डा मैक्स ये आती। अब इस ग्राफ को इसलिए ओपन छोड़ दिया गया है क्योंकि सन के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा है, और वो जो एनर्जी होती है वो एरिया अंडर द कर्व टेम्परेचर की फिफ्थ पावर के प्रोपोर्शन होती है। बहुत सारी बातें वो छोड़िए। तो सन की उतनी एनर्जी को इस ग्राफ में, क्योंकि बड़ा मैग्नीट्यूड है तो उसको दिखाने के लिए हमने इसको डिसकंटिन्यूअस करके छोड़ दिया है। तो ये कर्व था आपका तीसरा नंबर का है सन का। तो सन का टेम्परेचर क्योंकि सबसे ज्यादा तो उसकी लैम्डा मैक्स जो है वो मिनिमम आएगी। फिर दूसरा नंबर किसका आएगा, दूसरा नंबर आएगा टंगस्टन का। और तीसरा जो यानी नंबर 1 है, नंबर 1 ग्राफ हमने इसको दिया है, तो ये किसका आएगा, वेल्डिंग का। तो अच्छा क्वेश्चन है, आईडी में बहुत पहले आया था, पर थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंस है, कुछ ज्यादा इसमें कैलकुलेशन है नहीं।
तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी उसकी लैम्डा जो होगी वो कम होगी। अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के पास। तो इस चैप्टर में सब यही बचा है, इसके बाद ये एंड हो जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन साहब तो लाइट में भी है, मैग्नेटिक्स में भी है, यहां भी है, हीट में भी है, सब जगह यहीं से। आइए, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए हॉट बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन एक्सिस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अबव द सराउंडिंग, प्रोवाइडेड द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड दैट ऑफ सराउंडिंग इज स्मॉल। जनरली क्या होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम उनका डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर जब भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए हॉट बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन एक्सिस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अबव द सराउंडिंग टेम्परेचर। अभी मीन एक्सिस ऑफ टेम्परेचर ये सब हम फॉर्मूले के टर्म में समझेंगे। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा एस करके दिखाया मैंने, और बॉडी का जो कूलिंग हुआ वो लेट थीटा 1 से थीटा 2 तक हुआ। शुरू में गर्म थी, फिर यहां तक पहुंच गई, तो उसका मीन टेम्परेचर क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय, इस तरह की बात उसमें कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्कीमेटिक फिगर दिखा रखा, फैन चला दिया, फैन के सामने क्या हुआ है, हीटर के अंदर कोई आपका हीटिंग एलिमेंट है और टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस भी रखी है, और ये जब आपने इसको चला दिया है तो लगातार वहां पर हीट का लीकेज हो रहा होगा। तो हाँ, तो थीटा एस हम दिखा रहे हैं सराउंडिंग टेम्परेचर के लिए। डी थीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ कूलिंग, इसको भी एक बार समझ लीजिए। तो रेट ऑफ कूलिंग को हमने आर से भी दिखाया कई जगह, और वो आर जो है वो क्या है आपका, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय टेकन टाइम। बी एक कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ कूलिंग इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू माइनस बी सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थीटा माइनस थीटा एस। तो थीटा तो जो बॉडी कूल हो रही है ना उसका टेम्परेचर है, तो बॉडी जो कूल कर रही है, जो पहले हॉट थी अब ठंडी हो रही है। क्यों ठंडी हो रही है, क्योंकि थीटा जो है वो थीटा एस से बड़ा है, तो सराउंडिंग टेम्परेचर क्योंकि कम है इसलिए बॉडी लगातार अपनी हीट लूज करेगी। अच्छा, पर ये मीन टेम्परेचर है, ये थीटा जो है ना वो मीन टेम्परेचर है। तो मान लीजिए बॉडी जो है वो थीटा 1 से थीटा 2 तक ठंडी हुई, तो जब ठंडी होगी तो उसका मीन टेम्परेचर क्या जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय, अब ये सब हम स्लाइड में दिखा देंगे। तो रेट ऑफ कूलिंग यानी कि डी थीटा बाई डी टी इस तरीके से फॉर्मूले से जुड़ी हुई है। तो रेट ऑफ कूलिंग आर से दिखाना है, तो यहां पर ये थीटा एंड थीटा एस आर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज वेल एज सराउंडिंग। थीटा आपका बॉडी का टेम्परेचर और थीटा एस सराउंडिंग का टेम्परेचर। V is a constant depending on the nature, shape and area of the cooling surface। तो ये कांस्टेंट जो है वो इस तरीके से सब चीजों पर डिपेंड करता है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि लॉस ऑफ हीट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, या जो रेट ऑफ कूलिंग है वो टाइम के साथ रिड्यूस करती चलेगी, ये हम कर्व में भी देखेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इन टर्म्स ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो हीट लॉस के टर्म में दिखा दिया है, तो हीट लॉस dq बाई dt, और फिर हम अच्छे जानते हैं dq बराबर क्या होता है, ms d थीटा। तो हमने यहां पर ms d थीटा लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका d थीटा बाई dt इज इक्वल टू माइनस b बाई ms, और ये आपका होगा थीटा माइनस थीटा s। तो उसमें से लगातार जो हीट लॉस हो रहा था उसको हमने dq बाई dt करके दिखाया, ये सम कांस्टेंट समझ लो कुछ भी। फिर उस dq को हमने ms डी थीटा के टर्म में कैलोरीमीटर में हमने कई बार सीखा है, उसमें लिख दिया। तो इस तरीके से अब ये आपका आ गया।
रीअरेंज भी कर सकते हैं। अब डी थीटा इधर छोड़ दिया, सारा सारा इधर लिया है, तो डी थीटा डिवाइड बाय थीटा माइनस थीटा एस, और ये जो है बी इधर रह गया, उसके नीचे हम एमएस ले गए, और dt भी इस तरफ आ गया, तो dy ms को हमने एक नया कांस्टेंट k नाम दे दिया। ये लीजिए, तो k इज द न्यू कांस्टेंट जो कि माइनस dy ms के बराबर है। अब हम अच्छे से जानते हैं, यदि आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और 11th क्लास से होता है, हमने नहीं भी देखा, तो ये जब भी इंटीग्रेशन करते हैं ना dx डिवाइडेड बाय x माइनस सम कांस्टेंट का, तो वो लॉग के टर्म में आता है, तो लॉग के टर्म में इसका इंटीग्रेशन आ गया, माइनस k dt का इंटीग्रेशन माइनस k t होगा। तो इस पे बेस्ड ऑन के कोई ग्राफ खींचेंगे, तो इस पर बेस, इस पे बेस, इस पे बेस, कुछ कुछ अब ग्राफ खींचे जाएंगे, तो वहां पर मैं इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करूंगा, फिर इसका कुछ हम न्यूमेरिकल को देखेंगे। हाँ, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन एक्सिस ऑफ टेम्परेचर अबव सराउंडिंग टेम्परेचर। तो मुझे उम्मीद है तक आप बात समझ में आ गई होगी। तो जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा माइनस थीटा एस पे, और ये क्या है आपका मीन टेम्परेचर है, तो मीन टेम्परेचर वही थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाय 2, तो बिल्कुल सही लाइन लिखी हुई है, इज प्रोपोर्शनल टू द मीन एक्सिस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अबव सराउंडिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये सब समझा दिया गया कि भाई मान लो बॉडी थीटा 1 से थीटा 2 के लिए ठंडी हो रही है, तो एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, ये वाला होगा। तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसको हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट में तोड़ के यहाँ पर रख दिया है। तो ये मेन इक्वेशन है कि की जगह पर के को तो वहीं छोड़ दिया, पर ये जो मीन टेम्परेचर थीटा उसको हमने थीटा 1 को थीटा 2/2 लिख दिया, और डी थीटा यानी कि कहां से कहां गिरा है ऑब्जेक्ट टेम्परेचर के टर्म में, थीटा 1 से थीटा 2, तो डी थीटा कैसे लिखेगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय टी। अब इन इक्वेशन में बेसिक कूलिंग कर्व्स है जिनको मैं बना दे रहा हूं यहां पर। तो कूलिंग कर्व में सबसे पहले नंबर आ रहा है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द टाइम। तो बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ, तो थोड़ा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, अब वो पूरा कैलकुलेशन में यहाँ नहीं दिखा रहा, बट जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होता है। तो एक्सपोनेंशियल के ग्राफ से आप अभी परिचित नहीं है, बट 12th में यदि आप देखेंगे तो वहां तो पहले कैपिटल वाले चैप्टर से ही सब एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो अभी तो सिर्फ इसको याद रखने कोई अच्छा है। तो जो टेम्परेचर होता है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली इस तरह से गिरता चला जाता है, तो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग नेचर होता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी वर्सेस टाइम का। अब रेट ऑफ कूलिंग एंड टेम्परेचर डिफरेंस के बीच ग्राफ देखिए, जो इक्वेशन ये है इसको हमने रेट ऑफ कूलिंग कहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ कूलिंग और इसके बीच में एक लीनियर ग्राफ आएगा, पर नेगेटिव स्लोप का आएगा, क्योंकि आगे की तरफ आपका ये माइनस लगा हुआ है। तो रेट ऑफ कूलिंग ये हो गई आपकी, ठीक है जी, एंड टेम्परेचर डिफरेंस ये हो गया। तो लीनियर ग्राफ है क्योंकि इसके ऊपर आपका क्या है, 1 की पावर है, तो एक तरह से ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का की ग्राफ है, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, इस पे स्ट्रेट लाइन हुआ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी थोड़े टिपिकल होते हैं, बाकी तो यदि सिंगल पावर है तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ की भी नीचे डिवाइड सीखनी पड़ेगी। अब इधर देख लीजिए, ये इक्वेशन भी हम पढ़ के आए थे, तो याद करिए थोड़ी देर पहले ये इक्वेशन हमने कूलिंग कर्व में देखी थी। लास्ट वाला ग्राफ ये, कई बार स्मार्ट बोर्ड भी ज्यादा स्मार्ट हो जाता है, मानता नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन हम पढ़ के आए थे, तो लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट वर्सेस टाइम का ग्राफ, जिसमें कोई माइनस का साइन आ गया ना तो नेगेटिव स्लोप की लाइन आ जाती है। तो इस तरह से सारे कूलिंग कर्व के ग्राफ थे। अब मैं इसमें आपको कुछ इक्वेशन बता दे रहा हूँ, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला भी लिखी दे रहा हूँ, देखो। अब वेसल कंटेनिंग हॉट लिक्विड 50 से 49.9 गया 5 सेकंड में, अब वो 40 से 39.9 में जाने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। इक्वेशन तो आपको बताइए, और इसमें भी खास बात क्या है कि डी थीटा दोनों में देखो सेम है, इसमें भी 50 में से माइनस करोगे तो वही डाटा आएगा जो इसमें से इसको माइनस करने में 0.1 आ रहा है। तो पहली लाइन के लिए तो टाइम आपको पता है, यहाँ 5 लिख दीजिए, देखिए 5 लिख दिया, के को कहीं छोड़ दो, और माइनस का इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल करते नहीं तो माइनस हटा दिया हमने। फिर अगला टर्म क्या है भाई, मीन टेम्परेचर लेना है, तो 50 प्लस 49.9 डिवाइड बाय 2, ये सराउंडिंग टेम्परेचर हो गया, ये लीजिए। तो सारे डाटा हमने इक्वेशन के अंदर लिख दिए। अब ये की इक्वेशन का इस्तेमाल हम
अगली लाइन के लिए इसके लिए करेंगे। तो अभी मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया, इसके लिए, अब हम इसके लिए करने जा रहे हैं। तो जब सेकंड लाइन के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे तो जरा देखिए वो इस तरह से। तो जो सेकंड लाइन थी उसमें 40 से 39.9 गए, फिर उनका मीन टेम्परेचर ले लिया। अब दो इक्वेशन बन गई, पिछले पेज की और इस पेज की, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड कर देंगे आपको बड़े आराम से अननोन टाइम जो ये वाला दिखा रखा था वो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। तो वो टाइम आपका जाता है 10 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन यदि नहीं नोट किया हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, एक बॉडी 70 से 60 गई 8 मिनट में, तो सेम बॉडी जो है वो 60 से 50 में कितने में जाएगी। ठीक है जी, तो इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना, लेस देन मोर देन ही निकालना है, तो निकाल देते हैं बहुत आराम से। तो क्या है कि ये है कहानी, दोनों लाइन में देखिए डी थीटा तो सेम है। डी थीटा सेम कितना है कि भाई दोनों में 10 है, 70 से 60 माइनस करो तो भी 10 आएगा, 60 में 50 करो तो भी 10 आएगा। इसकी चिंता नहीं, कांस्टेंट की चिंता नहीं, सराउंडिंग टेम्परेचर की चिंता नहीं। तो जरा देखिए मेन हमारा इसमें यही काम में आएगा कि जो टाइम होता है वो मीन टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है जी, तो जरा देखिए इसका जो मीन टेम्परेचर है वो आएगा 65 और इसका जो मीन टेम्परेचर है वो कितना आएगा 55। तो जब भी मीन टेम्परेचर छोटा होता जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा। तो देखिए मीन टेम्परेचर क्या हुआ, पहले ही कंपेरिजन में छोटा हो गया ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो 8 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये आंसर आएगा। तो रेट ऑफ कूलिंग का बात यही है कि जैसे टेम्परेचर फॉल करता जाएगा रेट ऑफ कूलिंग भी जो होती है वो डिक्रीज करती जाती है, यानी कि उसी डी थीटा के लिए यानी उसी रेंज में फॉल होने के लिए ज्यादा टाइम लेने लगती है। वैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको करा दे रहा हूं, तो वो कोई कंसेप्ट लगेगा। तो देखिए पहले हो गया 80 से 75, तो तीनों में देखिए 5 डिग्री का ही अंतर है। तो डी थीटा तो सब में सेम है, और अभी हम क्या सीख क्या है कि भाई dt जो होगा वो मीन टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होगा। तो मीन टेम्परेचर सबसे कम किसका है, सबसे कम ये लास्ट वाले डाटा था इस वाले का, जिसमें T3 की बात कर रहे हैं ना हम, तो उसका मीन टेम्परेचर कितना है 67.5। तो जब भी मीन टेम्परेचर सबसे कम होगा तो उसमें टाइम सबसे ज्यादा लगेगा, इसमें T3 आपका सबसे बड़ा यानी ये वाला आंसर है। तो ये सब था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में, और आज इस लेक्चर के साथ ही हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की सीरीज खत्म हो गई। अब हम इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लेके उसमें यंग मॉडल्स, बल्क मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय सेल्फ निशान फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइफ।